Hi everyone, I am Achal Pathak and welcome to 5 Paisa. Do you know that globally, the bond market actually has a much higher market capitalization than that of the stock market? In 2021, the bond market size is estimated to be at $119 trillion as compared to the $117 trillion equity market cap globally. इंडिया में स्टॉक मार्केट ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन धीरे धीरे बॉन्ड मार्केट का ट्रैक्शन भी बढ़ रहा है। और ऐसा इसलिए क्योंकि बॉन्ड्स एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपके लिए पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन और रेगुलर इनकम के साथ साथ कई बार इन्फ्लेशन को बीट करने वाले रिटर्न्स भी जनरेट करके देते हैं। तो अगर एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आपको इतने सारे फायदे एक साथ दे रहा है तो आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। और जब भी इन्वेस्टर्स बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने के लिए अपनी रिसर्च करते हैं, वो हमेशा बॉन्ड यील्ड को कंसिडर करते हैं। हमारे इस वीडियो में हम इसी कॉन्सेप्ट बॉन्ड यील्ड को डिस्कस करने जा रहे हैं और आप ये बहुत ही जल्द समझ जाएंगे कि इसे डिस्कस करना बॉन्ड इन्वेस्टमेंट के लिए कितना जरूरी है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि बॉन्ड यील्ड होता क्या है, इसके डिफरेंट टाइप्स को समझेंगे, बॉन्ड यील्ड्स कैसे राइज एंड फॉल होते हैं एंड हाई यील्ड एंड लो यील्ड बॉन्ड्स के बारे में भी जानेंगे। लेकिन गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज एज यूजुअल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस। तो गाइस, बिना किसी देरी के चलिए सबसे पहले जानते हैं कि बॉन्ड यील्ड होता क्या है। बॉन्ड यील्ड यानी बॉन्ड्स पर मिलने वाले रिटर्न्स। इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, बॉन्ड यील्ड वुड बी द सेम एज द कूपन रेट, यानी बॉन्ड्स पर मिलने वाले इंटरेस्ट रेट को कूपन रेट कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अपने बॉन्ड्स पर 5% इंटरेस्ट पे किया जाता है तो वही आपका कूपन रेट भी है। लेकिन गाइस, हमेशा आप कूपन रेट के थ्रू बॉन्ड रिटर्न्स कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द फैक्टर्स लाइक द टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पेमेंट्स। तो ये बॉन्ड यील्ड का कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। इसीलिए ये जरूरी है कि आप यील्ड टू मैच्योरिटी और बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड जैसे बॉन्ड यील्ड के दूसरे टाइप्स को भी समझें ताकि अपनी रिसर्च के दौरान आप बॉन्ड्स को अच्छे से एनालाइज कर पाएं। सो लेट्स डिस्कस देम। मैच्योरिटी होने तक अगर कोई इन्वेस्टर बॉन्ड्स को होल्ड करके रखता है तो उस पर मिलने वाले टोटल रिटर्न्स को यील्ड टू मैच्योरिटी या YTM कहा जाता है, जहां पर बॉन्ड्स के एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट्स और मैच्योरिटी तक एंटिसिपेटेड फ्यूचर कैश फ्लोज दोनों को ही कंसिडर किया जाता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यील्ड टू मैच्योरिटी एक डिस्काउंटेड रेट है जिस पर बॉन्ड से फ्यूचर के सभी कैश फ्लो का सम टोटल बॉन्ड की कीमत के बराबर होता है। यील्ड टू मैच्योरिटी एनुअल इंटरेस्ट रेट की तरह ही काम करता है। अब बात करते हैं ऐसे टाइप के बॉन्ड्स की जो कि साल में 2 बार अपनी इंटरेस्ट पेमेंट्स करते हैं। उनके लिए हम बॉन्ड यील्ड के एक दूसरे टाइप बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड को यूज में लेते हैं, जिसे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड इक्वल्स ब्रैकेट फेस वैल्यू माइनस परचेज प्राइस डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ द बॉन्ड इनटू ब्रैकेट 365 divided by number of days till maturity. Now let's bring this formula to life by putting some numbers in it. Suppose कीजिए कि एक बायर है जिसने 1800 रुपीज में एक बॉन्ड खरीदा है जिसकी फेस वैल्यू 2000 रुपीज है और जो कि 180 डेज के बाद मैच्योर होने वाला है। अगर हम इस सिचुएशन में बॉन्ड इक्विवेलेंट यील्ड कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बॉन्ड की फेस वैल्यू 2000 रुपीज है, परचेज प्राइस और प्राइस ऑफ द बॉन्ड 1800 रुपीज है और नंबर ऑफ डेज टिल मैच्योरिटी की वैल्यू 180 है। आफ्टर पुटिंग दीज नंबर्स इनटू द फॉर्मूला, BEY equals bracket 2000 minus 1800 divided by 1800 into bracket 365 divided by 180. So we get bond equivalent yield of 22.53%. Friends, कोई भी बॉन्ड यील्ड उस बॉन्ड के प्राइस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जब बॉन्ड प्राइस इंक्रीज होता है तब बॉन्ड यील्ड डिक्रीज होता है एंड वाइस वर्सा। अब जानते हैं कि बॉन्ड यील्ड्स कैसे राइज और फॉल होते हैं। किसी भी दूसरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के रिटर्न्स की तरह ही बॉन्ड यील्ड भी सप्लाई और डिमांड डायनामिक्स पर डिपेंड करता है। लेट्स से कि आपके पास एक बॉन्ड है जिसकी फेस वैल्यू 10,000 रुपीज है और 5 इयर्स की मैच्योरिटी है। इस बॉन्ड पर आपको अभी 5% का कूपन रेट मिल रहा है, यानी हर साल आपको 500 रुपीज एज एन इंटरेस्ट पेमेंट मिल रहे हैं। लेकिन अगर मार्केट की इंटरेस्ट रेट्स कभी 5% से ज्यादा हो जाए तो कोई भी इन्वेस्टर आपसे उस बॉन्ड को नहीं खरीदने वाला है।
इंस्टेड इन्वेस्टर्स ऐसे बॉन्ड्स को परचेज करेंगे जिनकी बॉन्ड यील्ड 5% से ऊपर है और इवेंचुअली आपको अपने बॉन्ड के प्राइस को रिड्यूस करना पड़ेगा जिससे कि उसका बॉन्ड यील्ड इंक्रीज हो सके। गाइस, कुछ इस तरह बॉन्ड प्राइस और बॉन्ड यील्ड एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। इसीलिए अगर आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने की या उससे मैच्योरिटी तक होल्ड करने की सोच रहे हैं तो आपको लो प्राइस और हायर यील्ड वाले बॉन्ड्स को सिलेक्ट करना है। वहीं अगर आप सेल कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि बॉन्ड प्राइस हाई हो ताकि आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकें। एक बात ये भी ध्यान रखने वाली है कि बॉन्ड की हायर यील्ड से आपको लार्ज इंटरेस्ट पेमेंट्स तो रिसीव होती हैं, पर साथ ही ये हाई रिस्क का इंडिकेटर भी है, क्योंकि जब भी कोई इशूअर आपको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट रेट्स देने का प्रॉमिस करता है तो उसके डिफॉल्ट करने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं, क्योंकि क्या पता वो इतना इंटरेस्ट पे कर पाए या फिर नहीं। तो इसका क्या ये मतलब है कि आपको हाई यील्ड बॉन्ड्स की बजाय लो यील्ड वाले बॉन्ड्स को प्रेफर करना चाहिए? हमारे कहने का ऐसा मतलब नहीं है। किसी भी इन्वेस्टमेंट की तरह बॉन्ड इन्वेस्टमेंट भी एक इन्वेस्टर के सर्कमस्टांसेस, ऑब्जेक्टिव्स और रिस्क टॉलरेंस पर डिपेंड करता है। ऐसे इन्वेस्टर्स जो कि एक रिस्क फ्री एसेट तलाश रहे हैं या फिर अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, वो इन्वेस्टर्स लो यील्ड बॉन्ड से बेनिफिट्स उठा सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, इन्वेस्टर्स जो कि हायर रिटर्न के लिए कुछ रिस्क उठा सकते हैं, वो हाई यील्ड वाले बॉन्ड्स के साथ जा सकते हैं। लेकिन चाहे बात लो या हाई यील्ड वाले बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने वाली हो, दोनों ही सिचुएशंस में आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने की जरूरत होती है और ऐसा करने के लिए आप यील्ड कर्व का एडवांटेज ले सकते हैं। यील्ड कर्व में इक्वल क्रेडिट क्वालिटी लेकिन डिफरेंट मैच्योरिटी डेट वाले बॉन्ड्स की इंटरेस्ट रेट्स को प्लॉट किया जाता है, जहां पर कर्व की स्लोप से आप फ्यूचर इंटरेस्ट रेट्स और इकोनॉमिक एक्टिविटी में आने वाले चेंजेस को पहले ही नोटिस कर सकते हैं और उस हिसाब से डिफरेंट मैच्योरिटी वाले बॉन्ड्स को ट्रेड करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। आप ये भी देखेंगे कि क्रेडिट रेटिंग, इशूअर, रिस्क लेवल और मैच्योरिटी के बेसिस पर बॉन्ड जैसे वेरियस डेट इंस्ट्रूमेंट्स की यील्ड में काफी डिफरेंस होता है और इस डिफरेंस को हम यील्ड स्प्रेड कहते हैं। यील्ड स्प्रेड के डिफरेंस को मेजर करने के सबसे पॉपुलर यूनिट्स बेसिस पॉइंट्स और परसेंटेज पॉइंट होते हैं। फ्रेंड्स, आपका यील्ड स्प्रेड के बारे में जानना इसीलिए जरूरी है क्योंकि ये डिफरेंस आपको किसी एक बॉन्ड और उसके जैसे दूसरे बॉन्ड्स के बीच की रिलेटिव बॉन्ड प्राइस को शो करता है। एक दूसरा तरीका भी है जो आपको बॉन्ड्स की वैल्यू को एस्टिमेट करने में हेल्प करता है एंड दैट इज द स्टॉक प्राइस। बॉन्ड प्राइस और स्टॉक प्राइस एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर इकोनॉमी स्ट्रांग है और कंपनी के फाइनेंसेस अच्छे शेप में है, यानी कैश फ्लो पॉजिटिव है, तो उस कंपनी के स्टॉक की इन्वेस्टर्स के बीच स्ट्रांग डिमांड होती है। एज अ रिजल्ट इन्वेस्टर्स बॉन्ड्स के बजाय स्टॉक्स को चूज करते हैं। लेकिन अगर इकोनॉमी वीक हो जाए या फिर कंपनी के स्टॉक प्राइस डिक्लाइन होने लगे तो साथ साथ कंपनी के स्टॉक प्राइस भी गिरने लगते हैं और इस सिनेरियो में इन्वेस्टर्स अपना पैसा स्टॉक्स की जगह बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, जिससे कि डिमांड के चलते बॉन्ड प्राइसेस भी इंक्रीज होते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि हाई यील्ड बॉन्ड्स के क्या-क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। अगर बॉन्ड यील्ड्स इंक्रीज होते हैं तो बैंक्स के बॉन्ड पोर्टफोलियो पर नेगेटिव इफेक्ट होता है, क्योंकि बैंक्स अपनी सॉल्वेंसी को प्रोटेक्ट करने के लिए लार्ज क्वांटिटी में गवर्नमेंट बॉन्ड्स होल्ड करके रखते हैं और जब बॉन्ड यील्ड इंक्रीज होती है तो बॉन्ड प्राइसेस नीचे गिर जाती हैं, जो कि बैंक प्रॉफिट्स को बहुत ज्यादा हर्ट करते हैं। And to maintain this solvency, banks are required to maintain statutory liquidity ratios with the RBI. Government bonds make up the majority of the SLR and the RBI also uses this to fund the government's borrowing program. और साथ ही हायर बॉन्ड यील्ड की सिचुएशन में डिपॉजिटर्स को अपने साथ बनाए रखने के लिए बैंक्स को डिपॉजिट्स पर इंटरेस्ट रेट्स भी इंक्रीज करने पड़ते हैं। पर इसका मतलब ये भी है कि उन्हें अपने मार्जिन को मेंटेन करने के लिए लेंडिंग रेट्स को भी इंक्रीज करना पड़ता है, जिससे उन्हें कैपिटल इन्वेस्टमेंट में एक स्लो डाउन देखने को मिल सकता है। हायर यील्ड बॉन्ड्स की वजह से डेट फंड्स को भी नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि डेट फंड्स भी गवर्नमेंट बॉन्ड्स होल्ड करके रखते हैं और जब उनके प्राइसेस गिरते हैं तो साथ में फंड्स की NAV भी रिड्यूस होती है। इसके अलावा गवर्नमेंट बोरोइंग इनिशिएटिव्स भी ऐसी सिचुएशंस में नेगेटिवली अफेक्ट होते हैं, क्योंकि हाई यील्ड का मतलब है कि अब गवर्नमेंट को ज्यादा इंटरेस्ट रेट्स पर पैसा बोरो करना पड़ेगा, जिसके चलते बोरोइंग कॉस्ट भी इंक्रीज हो सकती है।
अब अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो हम जानते हैं कि डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड से स्टॉक्स को वैल्यू किया जाता है और इस मेथड में कॉस्ट ऑफ कैपिटल एक की कंपोनेंट है। तो जब भी बॉन्ड यील्ड्स इंक्रीज होते हैं तो साथ साथ कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बढ़ता है, जो कि स्टॉक की करंट वैल्यूएशंस को और भी डिक्रीज करता है, जिससे स्टॉक प्राइसेस गिरने का खतरा बना रहता है। सो गाइस, दैट वाज ऑल अबाउट बॉन्ड यील्ड। लेट्स समराइज द वीडियो। यहाँ हमने जाना कि किसी भी इन्वेस्टर के लिए बॉन्ड यील्ड को कैलकुलेट करने के वेरियस मेथड्स को जानना कितना क्रूशियल होता है, क्योंकि ऐसा करके आप ये पता लगा सकते हैं कि एक बॉन्ड को कब और कितने प्राइस में बाय करना है। और अगर आप अपने बॉन्ड को मैच्योरिटी तक होल्ड नहीं करना चाहते हैं तो उस केस में भी आप बॉन्ड यील्ड की हेल्प से जान सकते हैं कि बॉन्ड को कब बेचना है। ओवरऑल अगर आपको बॉन्ड यील्ड के बारे में नॉलेज है तो आप बॉन्ड्स के रिगार्डिंग बेटर इन्वेस्टमेंट चॉइसेस कर सकते हैं। गाइस, आई होप कि आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा। आगे भी हम ऐसे ही कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वीडियोस लेकर आते रहेंगे। टिल देन, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द 5 पैसा यूट्यूब चैनल एंड स्टे ट्यून्ड।